एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको मेरी तरफ ध्यान देना है, ठीक है? और जब मैं बोलूं बुक में देखना है तब आपको बुक में देखना है। एक पता है, एक कॉन्सेप्ट आपको कैपिटल गेन में पढ़ाया था, स्लम सेल करके, याद आया? क्या होता था स्लम सेल? कि जब आप पूरा बिजनेस एक साथ बेच देते हो, पूरी अंडरटेकिंग एक साथ बेच देते हो लमसम कंसिडरेशन से करके, ठीक है? जिसमें इंडिविजुअल असेट की वैल्यू डिसाइडेड नहीं है, एक साथ में आपने बिजनेस बेच दिया लमसम कंसिडरेशन से, उसको बोलते हैं स्लम सेल। लेकिन सर एक बात बताइए, स्लम सेल में फिर हम कैपिटल गेन वगैरह कैसे निकाले? क्योंकि स्लम सेल में तो बहुत सारी असेट बिक जाती है, स्टॉक बिक गया, असेट बिक गई, डेटर्स बिक गए, क्रेडिटर बिक गए, लायबिलिटी बिक गई, एक साथ में पूरा बिजनेस बेच दिया, पूरा अंडरटेकिंग बेच दिया, पूरा यूनिट बेच दिया, तो वहां पे कैपिटल गेन कैसे निकाले? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं उसमें काम करो कि जो यूनिट आप बेच रहे हो ना, उसको एक ही असेट मान लो। आप क्या मानना है? उसको एक ही असेट मानना है, और एक ही असेट मान के और आप उस पे कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लो। लेकिन सर एक बात बताइए, हम यहां पे एक ही असेट मान लेते हैं, कैपिटल गेन निकालते हैं, बट फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन फिर क्या लेंगे? सर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है, वो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है, वो हम क्या लेंगे? कैसे हम फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है, वो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हम क्या लेंगे करके, ठीक है? तो एक बात समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि आप जब एक ही असेट मान के और जब आप कैपिटल गेन निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में आपको लेना है फेयर मार्केट वैल्यू। क्या लेना है? फेयर मार्केट वैल्यू। अब आप बोलोगे फेयर मार्केट वैल्यू क्या होता है? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कैपिटल गेन के लिए फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब होता है आपको दो फेयर मार्केट वैल्यू, या तो एग्जामिनर डायरेक्ट देगा फेयर मार्केट वैल्यू, इंटरमीडिएट में तो वही देगा कि फेयर मार्केट वैल्यू इतना है, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा ना, वही आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेना है। लेकिन आपको सीए फाइनल में जाके पता चलेगा कि दो तरह की फेयर मार्केट वैल्यू होती है, एफएमवी 1 और एफएमवी 2। आपको व्हिचएवर इज हायर लेना है। एफएमवी 1 और एफएमवी 2 आपको व्हिचएवर इज हायर लेना है। अब आप बोलोगे एफएमवी 1 एफएमवी 2 क्या होता है? एफएमवी 1 क्या होता है पता है? कि जो बिजनेस आप बेच रहे हो उस बिजनेस का फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब जो अंडरटेकिंग आप बेच रहे हो उसका फेयर मार्केट वैल्यू, वो एफएमवी 1 होता है। और एफएमवी 2 क्या होता है पता है? जो कंसीडरेशन आपको मिल रहा है, जो कंसीडरेशन आपको मिल रहा है उसका फेयर मार्केट वैल्यू। दोनों में से हायर वाला लेना पड़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरा बिजनेस है बीबी वर्चुअल का, मैंने मान लो बीबी वर्चुअल का बिजनेस बेच दिया, उसके बदले मुझे मान लो 50 करोड़ तो पैसा मिला, उसमें 10,000 बिटकॉइन मिले, 2,000 किसी कंपनी के शेयर मिले, मुझे ऐसे कंसीडरेशन मिला अलग अलग पार्ट में। अब क्वेश्चन ये आता है स्लम सेल में कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? तो फेयर मार्केट वैल्यू 1 क्या होगा कि जो बीबी वर्चुअल मैंने बेचा है उसका फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू 2 क्या होगा पता है? कि जो कंसीडरेशन में मुझे मिल रहा है उसका फेयर मार्केट वैल्यू। बट आप बोलोगे ये फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालना है? वो सीए फाइनल में आएगा, वो इंटरमीडिएट में नहीं है। स्लम सेल के केस में ये फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालना है वो इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं है, तो आपको वो सीए फाइनल में सीखने को मिलेगा। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आपको लेना है फेयर मार्केट वैल्यू, और अगर एग्जामिनर कभी ऐसा दे दे फेयर मार्केट वैल्यू 1 फेयर मार्केट वैल्यू 2, तो आपको व्हिचएवर इज हायर वाला फेयर मार्केट वैल्यू है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेना है। अब एक बात समझिए, माइनस कर दीजिए ट्रांसफर एक्सपेंसेस। अगर कोई ट्रांसफर एक्सपेंसेस है तो वो लेस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा नेट कंसीडरेशन। इसमें से लेस करिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन आप मुझे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ले सर? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ले? तो मैं बता दूं, जो अंडरटेकिंग बेच रहे हो उसका आप नेटवर्थ निकाल दीजिए। जो अंडरटेकिंग आप बेच रहे हो उसका आप नेटवर्थ निकालिए। अब आप मुझे बोलोगे नेटवर्थ कैसे निकालना है? तो नेटवर्थ कैसे निकालना है, जैसे आपको पता है, आप लीजिए असेट माइनस लायबिलिटी, असेट माइनस लायबिलिटीज कर दीजिए, आपकी नेटवर्थ मिल जाएगी। अब आप बोलोगे असेट माइनस लायबिलिटी, असेट दो तरीके की होती है, एक तो होती है तुम्हारी डेप्रिशिएबल असेट और एक होती है तुम्हारी अदर असेट। अब एक बात बताओ, डेप्रिशिएबल असेट के लिए आपको क्या लेना है पता है? WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट, मतलब इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो WDV आती है वो आप ले लीजिए डेप्रिशिएबल असेट के लिए, और अदर असेट के लिए ले लीजिए बुक वैल्यू। लायबिलिटीज को लेस कर दीजिए, बुक वैल्यू पे आपको मिल जाएगा नेटवर्थ, और ये नेटवर्थ सीधा जाके बन जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैंने बोला डेप्रिशिएबल असेट के लिए लीजिए WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अदर असेट के लिए लीजिए बुक वैल्यू, लायबिलिटीज है उसको बुक वैल्यू पे आप लेस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा यहां पे आपको जो है वो मिल जाएगा नेटवर्थ। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये नेटवर्थ कैलकुलेट करते टाइम अगर किसी असेट को आपने रीवैल्यूड किया है तो उसके रीवैल्यूएशन के इफेक्ट को हटाना है, मतलब रीवैल्यूएशन को हटाना है। जैसे एग्जामिनर क्या करेगा, अब बहुत बार एग्जामिनर क्या कोई भी क्या करेगा, हर बार चाहेगा कि असेट को अपर रीवैल्यू कर दो, क्योंकि जितना आप अपर रीवैल्यू करोगे उतनी आपकी नेटवर्थ बढ़ेगी, और नेटवर्थ जितनी बढ़ेगी उतना कैपिटल गेन कम आएगा, क्योंकि नेटवर्थ है वो कॉस्ट बन रही है। तो लोग क्या करेंगे, अपनी असेट को अपर रीवैल्यू करेंगे, रीवैल्यूएशन को हटाना है। एग्जामिनर जैसे देखा कि एक असेट है वो 10 लाख रुपए की थी, इसको आपने रीवैल्यू करके 15 लाख रुपए पे ला लिया है, आपको 10 लाख ही लेना है नेटवर्थ की कैलकुलेशन में, रीवैल्यूएशन को आपको इग्नोर करना है। तो मैंने बोला डेप्रिशिएबल असेट की WDV लो, अदर असेट की बुक वैल्यू लो, लायबिलिटी बुक वैल्यू पे लेस कर दो, आपको मिल जाएगा नेटवर्थ। नेटवर्थ को यहां पुट कर लो, आपके लिए कैपिटल गेन आ जाएगा। लेकिन ये कैपिटल गेन आपका लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा वो कैसे पता चलेगा? वो ये पता चलेगा कि ये बिजनेस आपने चालू कब किया था। जो आप अंडरटेकिंग बेच रहे हो, जो आप बिजनेस बेच रहे हो, वो चालू कब किया था? वो अगर चालू किए हुए 3 साल से ज्यादा हो गया है तो आपका लॉन्ग टर्म होगा, और अगर 3 साल से ज्यादा नहीं हुआ तो शॉर्ट टर्म होगा। यहां कैपिटल गेन भले लॉन्ग टर्म आ जाए तो भी आप ध्यान रखना, यहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको याद रहे तो मैंने आपको बता रखा है 3 जगह ऐसी है जहां इंडेक्सेशन नहीं मिलता, भले लॉन्ग टर्म हो सकता है बट इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। एक तो स्लम सेल में नहीं मिलता, एक आपको पता है डिबेंचर बॉन्ड्स में नहीं मिलता, जो डिबेंचर बॉन्ड्स होते हैं उसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलता, और एक ध्यान रखना सेक्शन 112 में नहीं मिलता। एक वो सेक्शन 112 हुआ करती थी ना, आपका शेयर पे STT पे किया, परचेज पे, सेल पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट 10% इन एक्सेस ऑफ द 1 लाख, उस पे बेटा आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलता। तो यहां लॉन्ग टर्म हो सकता है बट आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आ जाइए आप अपने